हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा जो फिफ्थ ग्राफ है ये क्या कह रहा है? द वीटी ग्राफ ऑफ टू बॉडीज P एंड Q। अब दो बॉडी हमारी, एक P और Q, और इसमें मोशन कैसे शो किया हुआ है? जो मोशन है वो P का नीचे से और Q का थोड़े उससे ऊपर है। इसका मतलब ये है, इस ग्राफ में ये कह रहा है कि जो P की वेलोसिटी है वो कम है, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी उसकी कम है और Q की वेलोसिटी उससे ज्यादा है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है, और कुछ टाइम के बाद जो P की वेलोसिटी है वो Q को क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि P की वेलोसिटी ग्रेटर हो गई Q से, तो इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है P की Q से। तो इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जब भी V और T का ग्राफ बनता है तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन Q की ज्यादा होगी, P की ज्यादा होगी Q से। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही लिखा है कि द y इंटरसेप्ट ऑफ P इज लेस देन Q। उसकी जो वैल्यू है P की वो लेस है स्टार्टिंग में। द इनिशियल वेलोसिटी P इज लेस देन Q। तो इनिशियल वेलोसिटी कम हुई, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया P की वेलोसिटी P इज ग्रेटर देन द Q। द इंडिकेट दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन P इज ग्रेटर देन Q। तो P का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा Q से। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट ग्राफ, ये देखो यहां से एक लीनियरली इंक्रीजिंग है, स्टार्टिंग में वैल्यू कम है बट धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमने दो पॉइंट पे स्लोप लगाए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्लोप कैसे लगाते हैं, टेंजेंट लगा के। तो हमने टेंजेंट लगा के स्लोप देखे। अगर हम स्लोप यहां से देख पा रहे हैं तो देखो इसका जो इंक्लिनेशन है वो ज्यादा है, इसका थोड़ा फ्लैट है, और फ्लैट है तो मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये तो हम ग्राफ से ही इंडिकेट हो रहा है कि A2 जो है वो ग्रेटर देन A1 होगा, ये हमें ग्राफ से पता चल रहा है। बट अगर हमें एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम स्लोप लगा के और y एक्सिस बाय x एक्सिस करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने T1 T2 पे दो स्लोप लगा के इसको कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला एक्सेलरेशन सेकंड पॉइंट मतलब T2 पे ज्यादा है और T1 पे कम है। तो इस ग्राफ में ये लिखा हुआ है कि कर्व बीइंग एट द ओरिजिन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। तो 0 से स्टार्ट किया हुआ है उसने, जो अपनी वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट की है। एंड मूव विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इंस्टेंट T1 एंड T2 गिवन बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व ऑफ पॉइंट C एंड D। C और D पे हमने दो कर्व लगा के उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो वो क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के साथ हमने उसकी टेंजेंट को कैलकुलेट किया, और वहां पे एक्सेलरेशन को देखा तो एक्सेलरेशन A2 का ज्यादा है A1 से, क्योंकि स्लोप ज्यादा किसका है, A2 का ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये भी वेरिएबल वेलोसिटी है, ये भी क्या है, कुछ टाइम तक इंक्रीज हो रही है बट एक पॉइंट के बाद अब ये डाउन की आ रही है। इसका मतलब पहले एक्सेलरेशन ज्यादा होगी फिर एक्सेलरेशन कम होगी, मतलब पहले एक्सेलरेशन उसके बाद रिटार्डेशन। तो ये इस ग्राफ में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ कर्व विच इंप्लाइज दैट बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। The acceleration of the body at instant T1 and T2 given by the slope of tangent drawn the curve at point E and F at A1 and A2। A1 और A2 पे हमने फिर से क्या है, टेंजेंट लगा के स्लोप को ड्रॉ किया, तो देखो क्या वैल्यू आई, इसका स्लोप ज्यादा, ये स्लोप ज्यादा। जो फ्लैट होगा, जो थोड़ा फ्लैट रहेगा वो स्लोप कम है, और जो थोड़ा इंक्लिनेशन पे होगा वो स्लोप ज्यादा है, तो मतलब वहां एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां से क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसका इंक्लिनेशन A1 का ज्यादा है और किससे, A2 से। मींस A1 पॉइंट पे जो हमारी T1 टाइम पे A1 जो हमारी एक्सेलरेशन है वो ज्यादा है किससे, A2 से। तो ये हमें क्लियरली ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे मूव करेगा, मतलब इस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी और फिर डिक्रीजिंग में चली जाएगी, मतलब ये किस में जाएगा ग्राफ, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। बट इट इज नॉट रिटार्डेशन एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नॉट डिक्रीजिंग विद टाइम, क्योंकि इसने ग्राफ सिर्फ हमें यहां तक ही शो किया है, इसलिए हम इसको रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे। अगर ये ऐसे शो कर देगा
तो ये रिटार्डेशन में चला जाएगा। बट इस पॉइंट के बाद उसने शो नहीं किया हुआ तो हम इसको सिर्फ एक्सेलरेटेड ग्राफ ही बोल पाएंगे। ठीक है, अगर किसी नेक्स्ट ग्राफ में आपको ऐसा शो कर दे कि ग्राफ पूरा ऐसा है तो मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक जाएगा, फिर उसमें रिटार्डेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट ग्राफ देखो, यहां उसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी है। अब बॉडी के पास क्या है, इनिशियली कोई अपनी वेलोसिटी है और अब उसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल लीनियरली डिक्रीजिंग है और कुछ टाइम के बाद क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब इसका कहने का क्या है, अब रिटार्डेशन आया है। द वेलोसिटी टाइम ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन शो मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, और एक्यूट कम होता है 90 से, ऑब्ट्यूज बड़ा होता है। देयर आर सम इनिशियल वेलोसिटी u। अब देखो जो यहाँ पे वेलोसिटी है उसके पास कुछ है यहां तक, तो इसको क्या बोलेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो यहां पे आ गई तो ये जीरो हो गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है। द बॉडी इज इक्वल डिक्रीज विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितने जैसे जैसे टाइम घटता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग है। तो ये कैसी वेलोसिटी हुई, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो ये कैसी हुई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई। दस द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। अगर यही ग्राफ ऐसे प्लॉट होता तो इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम चेंज है, तो चेंज होंगे तो ये एक्सेलरेशन जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ। अब ये ग्राफ नीचे की तरफ बना है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू डिक्रीजिंग है, तो वो रिटार्डेशन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म है बट वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग है। इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी है अपनी, ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। कुछ इनिशियल वैल्यू के बाद वो जीरो पे चला जाएगा, मतलब ये भी रिटार्डेशन में आ जाएगा। और इस पे भी हम स्लोप लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये स्लोप और इस स्लोप में ग्रेटर कौन सा है, देख के बता सकते हो। तो g का जो स्लोप है, जो इस पॉइंट पे स्लोप है वो ग्रेटर है किससे, h पॉइंट से। मतलब g पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज्यादा है h पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं, ग्राफ पे देख के ही बता सकते हैं। कई बार ग्राफ आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और डायरेक्ट हम देख के शो कर सकते हैं और उसके मार्क कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखो, इट इज ए कर्व डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद टाइम, दस द बॉडी हैव वेरिएबल रिटार्डेशन। अब देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी, अगर ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, बट इस एक्सिस पे कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऑलरेडी है, वो जीरो नहीं होगी। मतलब वो कुछ u की वैल्यू इनिशियली उसके पास होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो वो यहां से स्टार्ट कर रहा है और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वैल्यू को। अब डिक्रीज कर रहा है तो मतलब रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या इसको क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी एट t1 t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमने टेंजेंट ड्रॉ करके i और j पॉइंट पे दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की, तो किसके कौन सा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आ रही है वो देख सकते हैं। जिसका स्लोप ज्यादा, तो j पे स्लोप ज्यादा है, i पे स्लोप कम है, मतलब यहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हुई और फिर वो जीरो पे चली गई। ठीक है, तो यही बता रहा है, thus the body moves with the increasing retardation having some initial velocity u and final velocity being 0। देखो इनिशियली रिटार्डेशन एकदम से ज्यादा हुआ क्योंकि कर्व थोड़ा फ्लैट था, मतलब एक्सेलरेशन शुरू में बहुत ज्यादा घटी, उसके बाद थोड़ी एक्सेलरेशन बढ़ती है और फिर जीरो की तरफ जाती है, तो ये लास्ट में जाके v की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ पे इनिशियली उसके पास कोई वैल्यू पहले से ही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन ग्राफ को क्यों यूज करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइन, मतलब हम नेचर बता सकते हैं कि किस टाइप का हमारा मोशन है, और नॉन लीनियर है, लीनियर है, यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, कैसी हमारी वेलोसिटी होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी, वो सारे हम चीज बता पाएंगे किसको, ग्राफ को स्टडी करके। द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी फाइंड आउट।
अगर हम स्लोप लगाते हैं तो हम स्लोप लगा के क्या बताते हैं, एक इंस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी वो हम बता पा रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है, मान लो ऐसे आपको कोई ग्राफ गिवन है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर लगाएंगे टी एक्सिस पे और ऐसे इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे। तो ये जो भी हमारी एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, ठीक है, उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को इधर ले जाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे ही आप स्लोप लगाओगे, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं स्लोप लगा के। The average acceleration is given by the slope of the line segment joining the initial and final point। अगर हमें एवरेज निकालनी है तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करके 2 से हम इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कैन बी डिटरमाइन। और इन ग्राफ का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन हम 11th क्लास में भी प्रूव करेंगे। नेक्स्ट अब देखो एक एग्जांपल है, जैसे एक ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्रॉ करके दिखाया है। ये कह रहा है कंसीडर ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। u उसके पास इनिशियल कोई वेलोसिटी पहले से ही है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा। It is uniformly accelerating at a rate a for time t and cover distance s। अब देखो टाइम के साथ साथ उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है और यहां तक उसने अपनी फाइनल वेलोसिटी कवर की है। उसके बाद ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है bc, ये हमारी लाइन ड्रॉ हुई vt ग्राफ के लिए, तो ये एक्सेलरेशन उसका शो हुआ। तो हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। तो देखो हम इसका एरिया निकालते हैं, ये इसका एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व। कर्व का मतलब है इस लाइन के नीचे नीचे जितना एरिया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर। अभी ज्योमेट्रिकल फिगर कैसी है, अब वैसे तो एक ट्रेपीजियम है, या तो ट्रेपीजियम निकाल लो। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। आइदर हम इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक यहां से अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर लगाऊं तो ऊपर ट्राइंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में रेक्टेंगुलर के एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अगर टोटल एरिया आ जाता है तो मेरे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी। अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD। OA ये B और ये D, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। BCD का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारे एरिया होते हैं ट्राइंगल का, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल के लिए। तो अब देखो इसकी लेंथ कितनी है t और ब्रेड्थ कितनी है u। तो हम यहां से हमने डायरेक्ट लिख दिया u इंटू टी प्लस, अब हमें एरिया चाहिए ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस कितना है, ये t है और ये इसके पैरेलल है, तो इसकी लेंथ भी कितनी हुई, t हुई, और ये हमें चाहिए उसकी परपेंडिकुलर या वैल्यू चाहिए हमें। तो हम यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब इस ट्राइंगल से। तो ये हमने कैसे निकाली है, बेस इंटू हाइट करके। तो बेस इंटू हाइट, हाइट है 80। 80 कैसे कैलकुलेट हुई, तो देखो जो ये पोर्शन है ना DC, ये हमने 80 लिखा हुआ है। ये 80 कैसे आएगा, 80 ये ऐसे आएगा,
अगर हमारे पास वैल्यू होगी यहां से टोटल v है, a से c तक की वैल्यू v है और ये इसके पैरेलल है, जो OB है वो AD के पैरेलल है, मतलब ये वैल्यू यहां तक u हो गई। तो ये वैल्यू कितनी बची ऊपर वाली, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो v माइनस u क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी जो सिर्फ कितनी है CD। अब CD AT कैसे है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो u को अगर इधर लेके चले जाओगे तो v माइनस u इधर चला जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ AT। तो इसलिए हमने v माइनस u ना लिख के इसको AT लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ से। तो अब हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, हाफ बेस टाइम था t और AT, ये s नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे 80। तो ये वैल्यू आ जाएगी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमने प्रूव किया। ऐसे हम सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो फ्रॉम द फिगर 2.34, यहाँ पे हमें डायग्राम गिवन है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फाइंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ BC पे। इस पॉइंट पे डी एक्सेलरेशन मत, क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। टोटल कितना डिस्टेंस चला है, पहले वो A से B, B से C, फिर D, E, फिर यहाँ तक ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। गिवन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, और वो वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम पहले इसका डी एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकलता है, हम क्या करेंगे, इसका जहां से स्टार्ट हुई थी वो पॉइंट देखो कहां पे मैं मीट कर रहा है, y एक्सिस पे 10 पे, और दूसरा पॉइंट जहां पे एंड हो रहा है वो कहां पे मीट कर रहा है 5 पे। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 10 माइनस 5 अपॉन में जो टाइम है वो कितना लग रहा है, यहां से यहां तक का टाइम 0 से 4, और लेकिन पॉइंट ये जो B पे मीट कर रहा है वो कितना है 3 है। तो 3 और 4 का गैप ले लेंगे जो कितना आएगा 1। तो 10 माइनस 5, 4 माइनस 3 मीन्स 5/1 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्सेलरेशन, जो हमने किससे कैलकुलेट किया है, स्लोप से कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो देखो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो कितना है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो इनका एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये ABC और यहाँ पे हम O, A, D और E इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पूरा जो एरिया बन रहा है ये एरिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे और हम बता देंगे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन उसने यही कहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ AC इंटू BC, मतलब AC क्या हो गया बेस और BC उसकी हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक वैल्यू कितनी आई है, 0 से 4 ट्रेवल कर रहा है, तो हमने हाफ इंटू 4 लिखी। और BC की वैल्यू कैसे निकली, यहां से यहां तक का कितना गैप है 5, तो हमने इंटू में 5 प्लस AD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रखेंगे AD। तो AD की वैल्यू कितनी है, यहां तक टोटल जो ट्रेवल कर रहे हो वो 5 है, और जो इसकी हाइट है वो भी कितनी है, वो भी 5 है। तो मीन्स 5 इंटू 5, तो ये आ गई हाफ 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5, तो ये 25, और ये 2 2 जा 4, तो ये 10, यहां से 10 आ गया, और ये 10 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 35। तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आ गई 35, मतलब इसका जो एरिया है वो 35 आया, जो हमें क्या बता रहा है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट 35 है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने उसकी डी एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। डी एक्सेलरेशन मतलब स्लोप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस पे ये लास्ट हमारा जो टॉपिक है ये बचा है, और वो क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरह ही है।
हमने दो ग्राफ शो किए हैं, देखो यहाँ पे इस पे 0 है और सिर्फ इसी एक्सिस पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन वो 0 ही रहेगी, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है बट बॉडी मूव नहीं कर रही। अगर वो ऐसे जा रही होती तो कुछ वैल्यू आती हमारे पास, बट वो सिर्फ टाइम इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन वाले एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 0, इसका मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 कब होती है, जब वेलोसिटी क्या हो, चेंज ना हो रही हो। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी चेंजिंग ही नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे जा रही है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। वो भी जितना यहाँ से स्टार्ट किया था, मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट किया था, तो उसी से कंटिन्यूअसली मूवेबल है, उसी से बॉडी मूव करती जा रही है कितने भी टाइम के लिए। तो ए इज कांस्टेंट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका भी हम सेम यूज करते हैं कि हम इंटरमीडिएट टाइम पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। एरिया अंडर द कर्व गिव्स द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और जहां पे भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे v माइनस यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। हम वहां से बता पाएंगे कर्व का एरिया निकाल के। एक जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दिया है 5 सेकेंड, उस पे वैल्यू निकालनी है। गिवन a इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम क्या है, सेकेंड में लेना है। तो हम एक्सेलरेशन और वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम वैल्यू 5 तक गया है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। मतलब इस पॉइंट पे ए बी तो वैल्यू यूनिफॉर्म है, यहाँ पे तो चेंजिंग नहीं है, सिर्फ चेंजिंग जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। Here we find the acceleration is not constant, where we can use the equation v is equals to u plus at। हम यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया at कर्व। एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से इसका एरिया निकाल दो इस कर्व का। तो इस कर्व की ये क्या बन रही है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 5 है और हाइट 10 है, 2 5 10, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आ गई, उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपली हमारे लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है, हेल्पफुल रहती है न्यूमेरिकल सोल्व करने में। हम डायरेक्ट इनको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर था काइनेमैटिक्स यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।